नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार मुझे बता देंगे आवाज आ रही है क्या? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसकी हम सॉइल साइंस में बात करने वाले हैं, वो टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमने जो चीजें हैं वो कहां तक कवर कर ली है एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं। वैसे तो रोज ही बताता हूं। हमने रॉक्स के बारे में बात की, उनसे वेदरिंग के फलस्वरूप बनने वाले पेरेंट मटेरियल की बात की, और इस पेरेंट मटेरियल से आगे जो आज की प्रोसेस रहेगी, यानी कि यहाँ पर सोइल फॉर्मेशन होता है। सोइल फॉर्मेशन में दो चीजें होती है। एक तो देखो, सोइल फॉर्मेशन क्या है, इसकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। और इसके साथ में निर्माण तो ट्रू सॉइल यानी कि वास्तविक सॉइल का होता है, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। यानी कि दो चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो हम फैक्टर्स कवर यानी कि कारक जो कि सॉइल निर्माण को प्रभावित करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक जो प्रोसेस है, जो अलग अलग प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो दो टॉपिक है हमारे, और दोनों को हम एक साथ इसी क्लास में कवर करेंगे, जिसमें एक तो हम फैक्टर्स की बात करेंगे, और दूसरा सॉइल फॉर्मेशन से होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, सॉइल फॉर्मेशन की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। यदि सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो पेरेंट मटेरियल से मृदा का निर्माण ही क्या है? सॉइल फॉर्मेशन है, मृदा निर्माण है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो सॉइल जेनेसिस है उसका टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने दो चीजें की थी कि इसमें एक तो उत्पत्ति की बात करते हैं और एक निर्माण की बात करते हैं। तो सॉइल जेनेसिस का ही टॉपिक है, और सॉइल जेनेसिस में हम सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सॉइल फॉर्मेशन में हम दो चीजें, एक तो प्रोसेस और एक फैक्टर, ये दोनों चीजें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन क्या है। सॉइल फॉर्मेशन, देखो, साधारण भाषा में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोफाइल है उसका निर्माण होना ही सॉइल फॉर्मेशन है। किसका निर्माण होना? प्रोफाइल का निर्माण होना ही सॉइल फॉर्मेशन है। अलग अलग लेयर्स बनती है, और वो लेयर्स हमें सामान्य रूप से अलग अलग रंग की दिखाई देती है, या मान लो किसी और कैरेक्टर की वजह से, किसी और लक्षण की वजह से हमें अलग अलग दिखाई देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसी से आगे बात करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन की अलग अलग प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन की क्या है? अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे आपने सुना होगा, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है सोइल के निर्माण के लिए। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, और उन्हीं प्रक्रियाओं की हम बात करने वाले हैं। पहली जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे, पहली प्रक्रिया जिसको हम कहेंगे बेसिक, यानी कि ये सभी सोइल में पाई जाएगी। बेसिक प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस। और दूसरी रहेगी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रोसेस, यानी कि ये कुछ सॉइल्स में ही पाई जाएगी, हर जगह नहीं पाई जाएगी। ये आपको हर प्रकार की सॉइल में देखने को मिलेगी, ये कॉमन है, ये हर प्रकार की सॉइल में देखने को मिलेगी। ये स्पेसिफिक कुछ क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी। अलग अलग जगह पर ये चीजें, स्पेसिफिक जो प्रोसेस है, अलग अलग जगह पर दिखाई देती है, ठीक है। इसी की बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक में हम पढ़ेंगे एक तो ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है हुमस का निर्माण। देखो, हुमस क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ का जो लास्ट में, जब कार्बनिक पदार्थ सबसे पहले हम ऐड करते हैं, मान लो FI हम ऐड कर दी, या कंपोस्ट ऐड कर दी हमने, ठीक है, नॉर्मली हमने खाद ऐड कर दिया। अब वो जो कार्बनिक खाद है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, उसका सडन स्टार्ट होगा, उसका अपघटन स्टार्ट होगा, और अपघटन होते होते वो लास्ट में जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसको सूक्ष्म जीव अब नहीं तोड़ पाएंगे, ज्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो लास्ट स्टेज जो होती है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। तो वही बात है
कि हुमस के निर्माण की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे और ये हर प्रकार के सॉइल में पाई जाएगी। और मुख्य रूप से आपको ओ होरिजोन, जहां पर जो जंगलों का होरिजोन है, जब हमने प्रोफाइल पढ़ी थी तब हमने इसकी बात भी की थी कि जो जंगल होते हैं जहां पर वनस्पति अधिक होती है वहां पर ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होता है और उसकी वजह से एक लेयर हमें ऑर्गेनिक मैटर की दिखाई देती है जिसे हम ओ होरिजोन बोलते हैं। ठीक है, एक तो वहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें जो कल्टीवेटेड सॉइल है वहां पर भी जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो उसमें भी जो धीरे धीरे अपघटन के बाद में हुमस का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन के बाद में, आपने जो प्रोफाइल में इसकी बात भी की थी हमने, इल्यूविएशन। इल्यूविएशन ये प्रोसेस क्या है, तो हम ये कह रहे थे जो आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है और क्ले के कण है वो क्या करते हैं, पानी के साथ घुलकर बी होरिजोन में आ जाते हैं। तो पानी के साथ लीच आउट होना यानी कि बाहर निकलना, तो इसी प्रक्रिया को हम वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब धुल जाना और आउट यानी कि धुलकर बाहर निकल जाना या पानी के साथ घुलकर बाहर निकल जाना। इस प्रोसेस को क्या क्या निकलेंगे, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड और क्ले के कण, इसके साथ में कुछ मात्रा में हुमस भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ए होरिजोन से बी होरिजोन में आ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को हम इल्यूविएशन बोलते हैं और ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो सोइल फॉर्मेशन में देखी जाती है। आगे बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया, आइलुविएशन। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, निक्षालन और निक्षेपण बोलते हैं इनको। ठीक है, अभी बात कर लेंगे इनकी। ह्यूमिफिकेशन को तो ह्यूमिफिकेशन या हुमस निर्माण बोलते हैं, इल्यूविएशन और आइलुविएशन को निक्षेपण या निक्षालन बोलते हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको आउट होते हुए नजर आ रहा था इल्यूविएशन में, यहाँ पर वॉशिंग इन, वॉशिंग इन। अब देखो याद कैसे करोगे, इनका मतलब अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों चीजों को आप याद कैसे करोगे। एबीसीडी में ई पहले आता है और आई बाद में आता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रोफाइल में भी आपको, जब प्रोफाइल हम बनाते हैं, प्रोफाइल में भी सबसे पहले ओ होरिजोन रहता है तो उसमें ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। ए होरिजोन है तो उसमें इल्यूविएशन की प्रक्रिया होती है और बी होरिजोन है उसमें आलुविएशन की, जो आइलुविएशन है उसकी प्रक्रिया होती है। तो नंबर वाइज तीनों जो होरिजोन है, तीनों प्रक्रियाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो सोइल फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो यही चीजें हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, एक होता है पेडोटर्बेशन। क्या होता है, पेडोटर्बेशन यानी कि मृदा का मिक्स होना। इसको क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में बोलेंगे मृदा का मिक्सिंग होना, यानी कि मृदा में क्या होते हैं, जो कण है उनका मिक्स होना, वो घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पेडोटर्बेशन बोलते हैं। अब आप कहोगे सर मिक्सिंग का मतलब हमें सही से समझ में नहीं आया, इसको और अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मिक्सिंग का मतलब है जैसे चींटियां होती है तो अंदर से बिल को खोद कर बाहर मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, तो बाहर छोड़ के चली जाती है और इसी प्रकार मान लो जब आंधी आती है या किसी भी कारण से मिट्टी उड़ के वापस बिलों के अंदर चली जाती है, तो ये मिक्सिंग ही तो हो रही है। जो अंदर की मिट्टी थी वो बाहर आ रही है, बाहर की मिट्टी वापस अंदर जा रही है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो होती रहती है, इसी को मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम पेडोटर्बेशन बोलते हैं। पेडोटर्बेशन मुख्य रूप से जंतुओं द्वारा हो सकती है, एनिमल्स यानी कि जंतु एनिमल दोनों चीजों के द्वारा, और इसके साथ में प्लांट्स के द्वारा भी पेडोटर्बेशन देखी जा सकती है। और इंसानों के द्वारा तो पेडोटर्बेशन होती ही है। इंसान मिक्सिंग करते रहते हैं, जैसे हमने प्लाऊ निकाला तो वहां पर भी आपको मिट्टी पलटनी पड़ती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी किस में आती है, पेडोटर्बेशन में आती है। तो ये हमारी बेसिक प्रोसेस है जो सॉइल फॉर्मेशन में देखी जाती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस की, यानी कि ऐसी विशिष्ट प्रक्रियाएं जो सिर्फ कुछ मृदाओं में या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन में ही देखने को मिलती है, कुछ जलवायु में ही आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक प्रक्रिया की। किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक की। अब देखो स्पेसिफिक में एक तो आपको लेटेराइजेशन, लेटेराइजेशन, दूसरा आपको पोडजोलाइजेशन, ग्लाइजेशन।
ठीक है, ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से, इसके अलावा सेलिनाइजेशन या एल्केलाइजेशन ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ माइनर प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी भी हम बात करेंगे। अब देखो इनको स्पेसिफिक प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं। पेडोटर्बेशन, इसके अलावा लेटराइजेशन, पोर्टजोलीकरण यानी कि पोर्टजोलाइजेशन, ग्लाइकरण यानी कि ग्लाइजेशन, और सोलेनाइजेशन लवणीकरण। ठीक है, ये हिंदी में हो जाएगा इनका। अब एक एक की बात कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले लेटराइजेशन की बात करें तो दो तीन चीजें, बेसिक चीजें ध्यान रखना। लेटराइजेशन में दो तीन चीजें ध्यान रखना आप। एक तो जो लेटर शब्द है, ये जो इसमें आपको लेटर शब्द दिखाई दे रहा है, इस लेटर शब्द का मतलब होता है ईंट जैसा लाल। क्या होता है? ईंट जैसा लाल, यानी कि लाल रंग की ईंट होती है ना, उस प्रकार का रंग होता है इसका। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये मुख्य रूप से आयरन की वजह से होता है। ठीक है, आयरन की वजह से ये लाल रंग देखने को मिलता है। अब देखो इसकी आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे? वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन के, एल्यूमिनियम और आयरन के जो ऑक्साइड है उनका तो क्या होता है, जमाव होता है, उनका जमाव होता है। एल्यूमिनियम के और आयरन के जो ऑक्साइड है उनका तो जमाव होता है, और जो सिलिका है, सिलिका है उसका निष्कालन, यानी कि वो बाहर निकलती है। वो क्या होती है? बाहर निकलती है। किससे? प्रोफाइल से बाहर निकल जाएगी। जो प्रोफाइल होती है, जो ऊपर वाले होरिजोन है, वहां पर एल्यूमिनियम आयरन तो क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जो नीचे वाली पट्टियां है होरिजोन, जो नीचे वाली प्रोफाइल में होरिजोन्स है, वहां पर सिलिका आकर क्या हो जाएगी, जम जाएगी, या वहां से बाहर निकल जाएगी, ऊपर से बाहर निकलकर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इसी प्रक्रिया को लेटराइजेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लेटराइजेशन बोलते हैं। तो सिलिका का क्या हो रहा है? निष्कासन, यानी कि सिलिका बाहर निकल रही है, और आयरन और जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है इनका क्या हो रहा है? जमाव हो रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया किस में देखने को मिलती है? लेटराइजेशन में। और ये आपको यदि क्लाइमेट की हम बात करें तो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलेगी। वार्म यानी कि गर्म, ह्यूमिड यानी कि जहां पर अधिक बरसात होती है वहां की क्लाइमेट। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर भी अधिक रहता है, और इसके साथ में वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पर बरसात भी अधिक देखने को मिलती है। उस एरिया को हम बोलते हैं वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। और अधिक बरसात की वजह से क्या होगा? सिलिका तो नीचे आ जाएगी, और एल्यूमिनियम, जो ये एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड है, ये ऊपर वाली सतह में जमे रह जाएंगे, और आयरन की वजह से मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। तो ये प्रक्रिया सिंपल प्रक्रिया है जो आपको समझनी है। अब इसी से मिलती जुलती दूसरी प्रक्रिया पोर्टजोलाइजेशन, इसी से संबंधित है। इसमें जस्ट उल्टा होता है उसका। इसमें क्या होता है? लेटराइजेशन का जस्ट उल्टा होता है। अब यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो आपको कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलेगी। कोल्ड यानी कि ठंडी, ठीक है, कोल्ड यानी कि ठंडी, और साथ में ह्यूमिड यानी कि बरसात वाली, जहां पर बरसात भी होती है, कोल्ड ह्यूमिड, ये तो क्लाइमेट देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पर क्या होगा? एल्यूमिनियम और आयरन का तो क्या होगा? निष्कासन होगा, और सिलिका का जमाव होगा। सिलिका का तो जमाव देखने को मिलता है, और आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? निष्कासित हो जाते हैं, यानी कि ये बाहर निकल जाते हैं, प्रोफाइल से बाहर चले जाते हैं, या प्रोफाइल की गहराई में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको किस में देखने को मिलती है? लेटराइजेशन में और पोर्टजोलाइजेशन में। इसके अलावा एक ग्लाइकरण होता है। ग्लाइकरण में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया मुख्य रूप से ठंडे इलाकों में जहां बर्फ जमती है वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में आपको मुख्य रूप से जो एक तरह की इसमें जो लेयर दिखाई देती है आपको, वो जो अपनी ये होती है ना राख, राख के आकार जो रंग की होती है उस टाइप की दिखाई देती है। एस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एस लाइक रंग का एक क्या बन जाता है? होरिजोन बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकरण, और ठंडे इलाकों में होती है ये मुख्य रूप से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो सेलिनाइजेशन की प्रक्रिया है,
इसमें हम कहेंगे कि नमक का जमाव होना। अब ये मुख्य रूप से नमक का जमाव होगा, यानी कि या तो मिट्टी एल्केलाइन मिट्टी बनेगी, या सेलाइन मिट्टी बनेगी, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जहां पर होती है उसको हम बोलते हैं भाई एरिड क्लाइमेट में। जहां पर बरसात कम होती है वहां पर ये देखने को मिलती है, क्योंकि बरसात कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा उड़ेगा, और जब ज्यादा पानी उड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नमक है या लवण है वो मिट्टी में रह जाएंगे और उनकी एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। ठीक है, व्हाइट कलर की या जो ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की परत बन जाती है अलग अलग। भाई यदि मिट्टी से लाइन बन रही है तो व्हाइट कलर की परत दिखाई देगी, और यदि मिट्टी एल्केलाइन है तो वहां की जो ब्लैक कलर की परत आपको दिखाई देती है। ये प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है, एरिड क्लाइमेट में या सेमी एरिड में, जहां पर कम बरसात या बहुत ही कम बरसात होती है वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं हैं जो आपको किसमें देखने को मिलेगी, सोइल की फॉर्मेशन में। अब इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्स बनते हैं, और हॉरिजॉन्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सोइल फॉर्मेशन बोलते हैं। जब हॉरिजॉन्स का निर्माण होता है इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सोइल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा हम और क्या देखेंगे, आज ही इसी टॉपिक में कवर करेंगे हम। दूसरी चीज रहेगी हमारे सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर। दूसरी चीज क्या है, सोइल फॉर्मेशन यानी कि निर्माण के लिए जो फैक्टर है, फैक्टर यानी कि कारक, कौन कौन से कारक होते हैं जो सोइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। अब देखो इस प्रक्रिया को समझने के लिए, फैक्टर्स को समझने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो यह ध्यान रखो कि डोकोचेव नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले, जो कि हमारे सोइल साइंस के जनक भी है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि सोइल के निर्माण के लिए, सोइल के निर्माण के लिए एक तो क्लाइमेट यानी कि जलवायु, दूसरा पेरेंट मटेरियल यानी कि क्या हो गया, पेतरक पदार्थ। ठीक है, और इसके साथ में आपको बायोस्फीयर या हम बोल सकते हैं जैव पदार्थ, या मुख्य रूप से जैव मंडल। ठीक है, बायोस्फीयर, या उस टाइम पर उन्होंने इसको है ना मुख्य रूप से जैव मंडल या जीव कहा था, जीवों के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में ये सबसे पहले डोकोचेव ने 3 ही कारक बताए थे। ठीक है, डोकोचेव के बाद में जेनी नाम के वैज्ञानिक आए। जेनी नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि 3 ये कारक तो है ही, इनके साथ में 2 और कारक हैं जिनको हम इसी में शामिल करेंगे। एक तो रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है ढलान। ठीक है, और एक टाइम, टाइम यानी कि समय भी इसमें अहम कारक होता है जो निर्माण में भाग लेता है, निर्माण को प्रभावित करता है। क्योंकि मान लो सारी चीजें मिल जाए और यदि उसको टाइम नहीं मिले तो सोइल फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे हम एलुवियल जो सोइल होती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो सोइल है, उसमें हम देखते हैं कि वहां पर आपको लेयर्स नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो क्या होती है, ताजा ताजा सोइल होती है, अभी बहाकर लेकर आई हुई सोइल है। अब उसमें टाइम लगेगा सोइल फॉर्मेशन होने में। हालांकि वो जो सोइल होती है वो अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, लेकिन उसमें लेयर्स का निर्माण होने में, सोइल प्रोफाइल बनने में अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे बनेगा। तो टाइम वहां एक फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सोइल निर्माण के क्या है, फैक्टर है। और कौन कौन से फैक्टर है, एक तो क्लाइमेट को Cl से दर्शा दिया, पेरेंट मटेरियल को P से दर्शा दिया, बायोस्फीयर को B से दर्शा दिया, रिलीफ को R से दर्शा दिया, और टाइम को T से दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है, ये एक तरह का फॉर्मूला ही याद रखना है जो हम बात करते हैं सोइल फॉर्मेशन की। ठीक है, सोइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले ये 5 कारक है। अब इनके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, जोफे नाम के। ठीक है, जोफे ने कहा कि ये चीजें तो ठीक है, 5 कारक है, 5 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। इनको कितने भागों में बांटेंगे, इन्हीं कारकों को हम 2 भागों में, एक तो एक्टिव यानी कि सक्रिय कारक, और दूसरा पैसिव यानी कि निष्क्रिय कारक। ठीक है, सक्रिय एक्टिव और जो निष्क्रिय कारक है वो पैसिव है। ठीक है, अब एक्टिव कारक कौन कौन से हैं, एक्टिव कारक ऐसे हैं जिनमें मुख्य रूप से ऊर्जा काम कर रही है, जो ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऊर्जा एक तो क्लाइमेट से मिलती है, एक तो किससे मिलेगी, क्लाइमेट से मिलेगी, और दूसरी ऊर्जा जो मिलेगी वो बायोस्फीयर से मिलेगी। किससे, बायोस्फीयर यानी कि जीवों से ऊर्जा मिलेगी।
ठीक है, इन दोनों से ही आपको ऊर्जा मिल सकती है। और ये तीनों जो कारक हैं वो बिना ऊर्जा वाले कारक है, क्योंकि टाइम तो जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल पैतृक पदार्थ, ये ऊर्जा नहीं दे सकता, वो तो एक जगह पड़ा है। ठीक है, इस पे तो काम होगा, इसके द्वारा ही आगे चल के सोइल का निर्माण होगा। रिलीफ, ये क्या होती है, ढलान। रिलीफ क्या होती है, एक तरह की ढलान। तो ढलान में भी कोई ऊर्जा का काम नहीं है, ऊर्जा नहीं देता है। और तीसरी चीज है टाइम। टाइम में तो ऊर्जा का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, टाइम चाहे 2 साल लो चाहे 4 साल लो, ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है इसका। यहाँ पर क्लाइमेट का ऊर्जा से कैसे संबंध है, क्योंकि क्लाइमेट में मान लो टेम्परेचर भी आता है, तो टेम्परेचर क्या है, एक तरह की फॉर्म ऑफ ऊर्जा ही है। ठीक है भाई, एनर्जी की फॉर्म ही है वो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीजें देखने। बायोस्फीयर की बात करें तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अलग अलग चीजों को तोड़ते हैं। बायोस्फीयर में सूक्ष्म जीव आते हैं, पादप आते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। और तोड़ेंगे तो अपघटन होगा, अपघटन होगा तो मृदा का निर्माण होगा। तो ये प्रक्रियाएं आपको किसमें देखने को मिलती है, इनमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यदि इन एक एक कारक के बारे में हम चर्चा करें तो क्लाइमेट में आपको मुख्य रूप से टेम्परेचर, वर्षा, इसके अलावा जो प्रकाश है वो, ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलेगी, टेम्परेचर में। इन सब का मिला जुला रूप होता है जो मृदा निर्माण में काम करता है। बायोस्फीयर में 2 प्रकार की चीजें होती है, एक तो हम जो सोइल फ्लोरा होता है उसको जानते हैं, और एक सोइल फ्यूना। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, प्लांट से संबंधित सूक्ष्म जीव यानी कि जीव, और दूसरे एनिमल से संबंधित जीव। ठीक है, तो इन दोनों जीवों का योगदान होता है मृदा निर्माण में। तीसरी चीज होती है पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल पे अलग अलग पेरेंट मटेरियल यानी कि जैसा पैतृक पदार्थ होता है, मिट्टी का नेचर भी उसी प्रकार का होता है। यदि पैतृक पदार्थ के रूप में एसिडिक जो रॉक्स थी यानी कि चट्टाने थी, उनसे निर्माण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सोइल भी कैसी रहेगी, नेचर में एसिडिक रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग ये प्रभावित करता है चीजों को, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो रिलीफ, रिलीफ क्या करता है, ये ढलान की वजह से भी मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि चीजें लुढ़कती हुई जाती है। हम कहते हैं जो नीचे 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 जो गहराई होती है वहां पर आपको महीन मिट्टी देखने को मिलती है, ऊपर जो होती है स्लोप का जो ऊपर वाला एरिया, वहां पर मोटी मिट्टी देखने को मिलती है, यानी कि कण आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। तो मिट्टी के निर्माण में, और समय तो भाग लेता ही है, कम समय मिलेगा तो मिट्टी का निर्माण कम होगा, अधिक समय मिलेगा तो मिट्टी का निर्माण ज्यादा होगा। तो ये प्रक्रियाएं थी, समझने वाली प्रक्रियाएं थी, सारी हमने देख ली। अब एक एक को करके हम पीडीएफ से देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है मृदा का निर्माण। क्या है, मृदा का निर्माण। इसमें 2 चीजों का हम जो है अध्ययन करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि मृदा का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से, किन किन प्रोसेस से होता है, और दूसरा इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसके आगे हम बात करते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। प्राथमिक प्रक्रियाएं, ये दो भागों में बांट दिया था हमने 2 भागों में। यहां देखो, कल हमने बात की थी कि मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का मतलब हो गया पेरेंट मटेरियल का निर्माण होना। ठीक है, और फिर पेरेंट मटेरियल जो कच्चा पदार्थ है उसी से आगे चल के मिट्टी का निर्माण होना। ये 2 प्रक्रियाएं हैं जो हम सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में देखते हैं या मृदा निर्माण में देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से, इनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो प्राथमिक प्रक्रियाएं यानी कि मेजर जो प्रक्रियाएं हैं जो सभी सॉइल्स में देखने को मिलेगी, सभी प्रकार की मृदाओं में देखने को मिलेगी, उनकी बात करेंगे। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है कार्बनिक पदार्थ का, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्रोत इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित प्रक्रिया पौधों अन्य ये क्या करते हैं, कार्बनिक विच्छेदन होता है। विच्छेदन का मतलब ये टूटते हैं और कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण युक्त प्रक्रम को हम क्या करते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। जो लास्ट में ह्यूमस का निर्माण होता है इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ये ओ होरिजोन में यानी कि जहां पर ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो प्रक्रिया है वो है इल्यूविएशन की। ठीक है, तो इल्यूविएशन की जो प्रक्रिया है इसको हम निक्सालन बोल रहे हैं, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, निक्सालन। इसका मतलब है वॉशिंग आउट, यानी कि जो पदार्थ है वो पानी के साथ घुलकर ए होरिजोन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और इसी के विपरीत दूसरी प्रक्रिया आइल्यूविएशन, इसको हम निक्षेपण बोल रहे हैं। निक्षेपण का मतलब जमाव। तो जो प्रक्रिया है, जो चीजें पहले वाला जो ए होरिजोन से उससे निकली थी वो आकर बी होरिजोन में जमा हो जाएगी, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, आइल्यूविएशन बोल देंगे। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। आगे बात करते हैं एक्यूमुलेशन का मतलब वो होता है जमाव हो जाना, तो ऊपर वाली चीजें नीचे आकर जमा हो जाती है।
आगे बात करते हैं पेडोटर्बेशन, ये चौथी प्रक्रिया है जो इंपॉर्टेंट है। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्सिंग होना, ठीक है। क्या होता है, विभिन्न जो, ये देखो यहाँ पर विपरीत मिश्रण का कार्य करता है, यानी कि मिक्सिंग होने को ही हम पेडोटर्बेशन बोलते हैं। इसमें जंतुओं द्वारा जब मिक्सिंग होती है तो उसको हम फोनल पेडोटर्बेशन बोल देते हैं या जंतुजात पेडोटर्बेशन बोलते हैं। दूसरा है यदि पादप के द्वारा मिक्सिंग होती है तो हम कहते हैं पादप जात पेडोटर्बेशन या फ्लोरल पेडोटर्बेशन, ठीक है। यदि जंतुओं की बात करें तो एंट्स करती है, यानी कि चींटियां भी मिलाती है, वॉर्म्स जो छोटी छोटी होती है, इसके अलावा टर्माइट्स जो दीमक होती है वो सभी इसका क्या करती है, मिक्सर करती है, मिट्टी को मिक्स करती है। पादपों की बात करें तो अलग अलग वनस्पति के द्वारा मिट्टी की मिक्सिंग की जाती है। एक अलग ही प्रकार की मिक्सिंग होती है जिसे आर्जिलिक पेडोटर्बेशन बोलते हैं, ये कले के द्वारा होती है। अब कले के द्वारा कैसे होती है, आपने काली मिट्टी का नाम सुना होगा, ठीक है। काली मिट्टी में क्या होता है, कले ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है, कले ज्यादा पाया जाता है। अब वो सूखती है, जब काली मिट्टी सूखती है तो उसके अंदर ऐसी दरारें पड़ जाती है, काली मिट्टी के अंदर क्या होता है, दरारें पड़ जाती है। अब सूखने के कारण जब ये सिकुड़ गई तो दरारें पड़ गई, दरारों के अंदर क्या हो जाएगा, मिट्टी ऊपर से ढहकर अंदर चली जाएगी, और जब बारिश होगी पानी वापस मिलेगा तो ये फैल जाएगी, फैलेगी तो जो ऊपर से नीचे जाने वाली जो मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी, और दाब की वजह से जो नीचे वाली मिट्टी थी वो हल्की सी ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो बार बार ये प्रक्रिया होती रहती है इसको क्या बोलते हैं, आर्जिलिक पेडोटर्बेशन बोलते हैं। आगे क्या बात समझ में, आगे बात करते हैं विशिष्ट या गौण प्रक्रिया। ये क्या होती है, कम मात्रा में होती है, यानी कि सेकेंडरी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर पाई जाती है, सभी मिट्टी में नहीं देखने को मिलती है, क्लाइमेट पर इन पे डिपेंड करता है। जो पोडजोलाइजेशन है इसको मैंने आपको समझा ही दिया था। क्या होगा पोडजोलाइजेशन में, जो सिलिका है उसका तो क्या होगा, निष्कासन यानी कि बाहर निकलेगी, और जो मुख्य रूप से सेक्सवी ऑक्साइड हम बोलते हैं एल्यूमिनियम के और आयरन के ऑक्साइड्स को, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स को हम सेक्सवी ऑक्साइड बोलते हैं। और इन दोनों का ही क्या होता है, इसमें जमाव होता है, ऊपरी संस्पर्श में ये क्या हो जाती है, जमा हो जाते हैं, आकर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो पोडजोलाइजेशन है वो बोलते हैं। यानी कि पोडजोलाइजेशन में तो जो एल्यूमिनियम और आयरन है वो नीचे वाले संस्तरों में आकर जमा हो जाएंगे, ठीक है, और ऊपर वाले संस्तरों में कौन रह जाएगा, सिलिका रह जाएगी, ठीक है। और इसके विपरीत जो लेटराइजेशन है उसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर वाले संस्तरों में रहेंगे और नीचे वाले संस्तरों में कौन रहेगा, सिलिका रहेगा। यदि थोड़ा सा पहले मैंने उल्टा बता दिया था तो आप इसको सही कर लेना, बाकी मैंने समझाया था ना तब ठीक बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटराइजेशन की बात करें तो लेटराइजेशन में वही बातें हैं कि आयरन और एल्यूमिनियम के जो जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो क्या कर रहेंगे, ऊपर वाले हॉरिजॉन्स में रहेंगे और नीचे वाले हॉरिजॉन्स में सिलिका रहेगी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव को कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो जमाव होता है कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया हमें कहाँ देखने को मिलती है, जहां पर कम बरसात होती है या एरिड क्लाइमेट होती है वहां पर। ये प्रक्रिया भी सोलनाइजेशन या सारीकरण, ठीक है, इस प्रक्रिया को भी हम कहाँ देखते हैं, जहां पर बरसात कम होती है वहां पर देखते हैं। लवणों का जमाव होना ही क्या कहलाता है, सोलिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लाइकरण के लिए मैंने कहा था कि ये मुख्य रूप से खराब जल निकास वाले मृदाओं में होता है, अवायवीय दशा पर एनारोबिक कंडीशन में विकसित होती है, रासायनिक अपचयन की प्रक्रिया होती है। सॉइल प्रोफाइल में कहीं भी भूरा संस्तर का मतलब बताया था ना मैंने, जो भूरा संस्तर होता है उसका निर्माण होता है जिसे प्राय गलाई परत बोलते हैं, यानी कि गलाई परत का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, गलाईकरण कहलाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से जहां पर जो ठंडे इलाके हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, और ग्लाई का मतलब ही यही होता है एस लाइक, यानी कि जो राख होती है उसके समान दिखाई देने वाली परत, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, जिसको हम भूरा भी बोल सकते हैं। जो एस होता है यानी कि राख होती है वो भूरे कलर की ही होती है। आगे बात करते हैं सोइल निर्माण के कारक। तो सोइल निर्माण में जलवायु, पैतृक पदार्थ, भूरूप, धरातल यानी कि जो स्लोप है वो, जीवमंडल, बायोस्फीयर और समय ये भूमिका निभाते हैं। जो जेनी ने बताया था वो बातें मैंने बता दी थी। ये जेनी का क्या था, ये जेनी का जो पूरा फॉर्मूला था वो था, इक्वेशन समीकरण था। इसके अलावा जो जोफे था उसने क्या किया था, इनको दो भागों में बांट दिया था। देखो जोफे ने मृदा निर्माण के कारकों को दो भागों में बांट दिया था। ये निष्क्रिय और सक्रिय दो भागों में, एक्टिव और पैसिव दो भागों में बांटा था। पैतृक पदार्थ क्या है,
पैतृक पदार्थ वह पदार्थ है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, जो एक तरह से पेरेंट का काम करता है मिट्टी के लिए, तो वही चीज है। यदि पेरेंट का जो कणाकार है, यदि कणाकार की यानी कि टेक्सचर की बात करें, किस प्रकार का टेक्सचर रहेगा, तो डिपेंड करता है कि पेरेंट मटेरियल कैसा है। यदि पेरेंट मटेरियल में क्वार्ट्ज ज्यादा है तो हम सीधा सा कहेंगे कि इसमें मोटे कण ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा यदि क्ले प्रोड्यूसिंग मिनरल जैसे फेल्डस्पार, हॉर्नब्लेंड ये रहेंगे तो मृदा में कले की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो डिपेंड करता है किस प्रकार की रॉक्स है और उनसे किस प्रकार का पेरेंट मटेरियल बना है, वो चीजें डिपेंड करती है। पोरोसिटी भी डिपेंड करती है कि सेंड की मात्रा कितनी है, क्ले की मात्रा कितनी है। ये भी जिस मिट्टी में सेंड की मात्रा यानी कि मोटे दाने ज्यादा होते हैं वहां पर आपको पोरोसिटी कम देखने को मिलती है। क्ले जहां ज्यादा होता है वहां पर पोरोसिटी, ओवरऑल पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। क्ले की प्रकृति अलग अलग क्ले होते हैं। पोषक पदार्थ ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार के पोषक पदार्थ रहेंगे। रंग भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पोषक पदार्थ है, यानी कि जो पेरेंट मटेरियल है वो है। टोपोग्राफी या रिलीफ की बात करें तो ये स्लोप को बताता है। स्लोप के ऊपर वाली जगह की बात करें तो वहां पर आपको मोटे दाने ज्यादा दिखाई देंगे। नीचे जो स्लोप की गहराई है वहां पर आपको क्ले के कण ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां जाकर वो इकट्ठे हो जाते हैं। भूमि की आयु की बात करें तो आयु में ज्यादा, जितनी ज्यादा मेच्योर, जितना ज्यादा टाइम लगता है मिट्टी को बनने में, उतनी ही ज्यादा मेच्योर, उतनी ही ज्यादा जो है प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है, मिट्टी सही रूप से डेवलप होती है। सक्रिय कारकों की बात करें तो सक्रिय कारकों में जलवायु आती है। जलवायु में वर्षा, तापमान, ये सारी चीजें, वाष्पीकरण, एयर, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है, ठीक है। जीवमंडल, वनस्पति मंडल की बात करें तो वनस्पति में दो चीजें आएगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा जो मुख्य रूप से जीवों में, एक तो वनस्पति होती है यानी कि प्लांट्स होते हैं, और दूसरा जो एनिमल्स होते हैं। तो दोनों ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीव, ये सब जंतु मंडल, ये सारी, मनुष्य, ये सब इसमें प्रक्रिया में, मनुष्य भी एक अहम प्रक्रिया निभाता है, चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे वो सॉइल फॉर्मेशन हो, सब में मनुष्य का अहम योगदान होता है। ये क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन में भाग लेता है। जब मृदा निर्माण में मनुष्य एक मुख्य कारक है, वह मृदा में खाद मिलाकर, जल निकास को सुधार, चूना मिलाकर तथा अन्य क्रियाओं से कृषि योग्य कर लेता है। अत्यधिक खेती करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। सिंचाई के जल से प्राप्त खनिज पदार्थों से मृदा उर्वरता प्रभावित होती है, ठीक है। ये चीजें हैं जो मृदा में हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो दो चीजें हमने कवर की हैं, मुख्य रूप से सॉइल फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उनकी बात की, और सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर हैं उनकी बात की। तो अब मिलेंगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें, तब तक के लिए धन्यवाद।